हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर का मोशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका हम लोग आखिरी लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े हैं और सारे टर्म्स को हमने बहुत बारीकी से देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए, न्यूमेरिकल्स भी किए। आज इस चैप्टर का हमारा आखिरी लेक्चर है, इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में पहुंच जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों, ये हम लोग सीखेंगे आज, और उसके बाद फिर दो चार क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और आज का हमारा लेक्चर जो खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है आज का। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सबसे पहला सवाल उठता है बच्चों कि आप लोग जानते हैं कि मोशन क्या होता है। आपने देखा कि अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, यानी एक ऑब्जेक्ट अगर किसी वक्त किसी पोजीशन पर है तो अगले वक्त पे उसका पोजीशन जो है अगर चेंज हो गया, कोई और पोजीशन पे चला गया, तो हम कहें कि टाइम के साथ, समय के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब बच्चों सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए देखते हैं तब उस ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर मोशन होता है। और सर्कुलर मोशन किसी भी तरीके का हो सकता है बच्चों। हो सकता है जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तब उस दौरान वो ऑब्जेक्ट कभी धीरे चले, कभी जल्दी जल्दी चले, कभी बहुत धीरे चले, यानी उसकी उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट अपने पूरे सर्कुलर पाथ में सेम स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए देखते हो, यानी उस ऑब्जेक्ट का मोशन हो गया सर्कुलर मोशन, और अगर उस सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तब उस ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहां जो वर्ड यूनिफॉर्म हमारा आ रहा है वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म होने का मतलब अगर स्पीड यूनिफॉर्म है यानी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड हर वक्त सेम है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से, सेम स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब उसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इन तीनों चीजों को हम लोग लिखते चलते हैं बच्चों। आपने सबसे पहले देखा था कि मोशन क्या होता है, तो मोशन में आपने देखा, आपने कहा था कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या बच्चों, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, क्या हो रहा है पोजीशन का, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। टाइम के साथ एक ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है अगर वो चेंज हो रहा है देन the object is said to be, then the object is said to be in motion। ठीक है बच्चों, सही है ये बात। अब दूसरा हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। ये हमने मोशन देख लिया, दूसरा हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। एक एक टर्म को समझना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ देखिए, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर समय के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो तो हम कहें कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। ठीक है, दूसरा टर्म हमारा सर्कुलर मोशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म सर्कुलर मोशन? तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी जो सर्कल बना हुआ है अगर उस सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो सर्कल में अगर मूव कर रहे तो पाथ कैसा हुआ, सर्कुलर पाथ। तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो आप लिखोगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट is moving, if an object is moving along
a circular path. Its motion is said to be. Its motion is said to be circular motion. समझ रहे बच्चों? अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, कैसे मूव करता है एक ऑब्जेक्ट? अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। और आखिरी हमारा आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन कैसे मूव कर रहा है? एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म यहां पर कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कहें कि इफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए सेम ऊपर वाला डेफिनेशन में लिखता चलूंगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग a circular path, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अब इसके बाद मैं जोड़ता हूं सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। कैसे मूव करेगा ऑब्जेक्ट? ये बिल्कुल तय होना चाहिए कि कांस्टेंट स्पीड है तभी सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है, तब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो विथ कांस्टेंट स्पीड its motion is said to be uniform circular motion। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। एक पॉइंट है नोट करने वाली बात कि यहां पर जो यूनिफॉर्म वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कांस्टेंट स्पीड की वजह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वर्ड इज बीइंग used due to constant speed of an object। ठीक है बच्चों, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट? ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, और इस सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तब यहां पर जो उसकी स्पीड है v, वो आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक चीज समझिए आप, सपोज करें कि हमारे पास एक ट्रायंगल, ठीक है, और इस ट्रायंगल के ऊपर अगर आपको चलना है, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अगर आप एक ट्रायंगल के ऊपर चलते हैं तो कितने ऐसे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं जहां पर आपको अपने डायरेक्शन को, दिशा को बदलने की जरूरत पड़ती है? तो आप देख रहे हैं कि जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट, सपोज करें कि यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां चलते चलते ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर पहुंचेगा, फिर अब ऊपर तो नहीं जाएगा ना, मुड़ जा रहा है, यानी यहां पर अपने पोजीशन को ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है। फिर अब ये इधर आ रहा है सेम डायरेक्शन में, बी पॉइंट पर पहुंचकर फिर इसे अपने डायरेक्शन को बदलना पड़ रहा है, और फिर चलते चलते सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर इसे अपने डायरेक्शन को बदलना पड़ रहा है। यानी आप नोट करें कि एक ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, एक ट्रायंगुलर पाथ पे, तो 3 बार उसे डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है अपना। कितने टाइम्स डायरेक्शन चेंज करने पड़ रहे हैं? 3 टाइम्स। अब ट्रायंगल की जगह मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं, ठीक है।
इस रेक्टेंगल के ऊपर जरा बताइए, अगर मैं इसे पॉइंट मार्क कर दूं ए बी सी डी, 4 साइडेड फिगर है ये, तो यहां पर उसे कितनी जगह पर अपने पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा? एक ए पर करना पड़ेगा, फिर बी पर करना पड़ेगा, फिर सी पर करना पड़ेगा और फिर डी पर। यानी अब उस ऑब्जेक्ट को 4 टाइम्स अपने डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अब सपोज करें कि मैं एक पेंटागन बना दूं, यानी 5 साइडेड फिगर अगर बना दूं, देखिए ये 5 साइडेड फिगर है ना, तो इसे मैं मार्क कर दूं पॉइंट्स को ए बी सी डी और ई। तो अब ऑब्जेक्ट को एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर 5 टाइम्स अपने डायरेक्शन को बदलने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर मैं 6 साइडेड फिगर बना दूं, तो सपोज करिए ये देखिए, अब यहां पर ऑब्जेक्ट को कहां डायरेक्शन बदलने की जरूरत पड़ रही है? ये पहली जगह पर, फिर ये दूसरी जगह पर, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे जगह पर। यानी अब 6 टाइम्स उस ऑब्जेक्ट को अपने डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं एक 8 साइडेड फिगर बनाऊं, अगर मैं 8 साइडेड फिगर बनाऊं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यहां पर 8 टाइम्स, 8 बार एक ऑब्जेक्ट को अपने डायरेक्शन को बदलने की जरूरत पड़ेगी। यानी जहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा, वापस से अगर वहीं पहुंचेगा तो 8 बार उसे अपने डायरेक्शन को बदलने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं 10 साइडेड फिगर बनाऊं बच्चों, अगर मैं एक 10 साइडेड फिगर बनाऊं, कितना हो गया? ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट को 10 टाइम्स अपने डायरेक्शन को बदलने की जरूरत पड़ेगी। यानी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाता चला जा रहा हूं, ट्रायंगल में 3 साइड है तो 3 बार डायरेक्शन बदलने की जरूरत पड़ रही है, रेक्टेंगल में 4 साइड है, 4 बार बदलने की जरूरत पड़ रही है, पेंटागन में 5 है साइड तो 5 बार बदलने की जरूरत है, हेक्सागन में 6 है तो 6 टाइम, ऑक्टागन में 8 है तो 8 बार बदलने की जरूरत है, ठीक है। इस तरीके से इसमें 10 बार बदलने की जरूरत है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने नंबर ऑफ टाइम्स को बढ़ाया, जो फिगर है वो धीरे धीरे आपका सर्कल बनता चला जा रहा है। अगर इसी तरीके से अगर मैं एक सर्कल बना दूं, अगर मैं एक सर्कल बना दूं और फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से ट्रायंगल के ऊपर आपको 3 बार, रेक्टेंगल के ऊपर 4 बार, हेक्सागन के ऊपर 6 बार, इस तरीके से आपको अपने डायरेक्शन को बदलने की जरूरत पड़ी एक कंप्लीट साइकिल कवर करने में, उसी तरीके से अगर एक सर्कुलर ट्रैक पर आपको चलने को कह दिया जाए, एक सर्कुलर पाथ पर चलने को कह दिया जाए, तब कितनी बार आपको अपने डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि हर एक पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट। जब आप सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो आपको हर एक पॉइंट पर अपने डायरेक्शन को बदलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट को हम कंसीडर करें तो इस पॉइंट की डायरेक्शन इधर है, और ये जो पॉइंट है इसकी डायरेक्शन इधर है, ये जो पॉइंट है इसकी डायरेक्शन इधर है, ये जो पॉइंट है इसकी डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट की डायरेक्शन इधर है। यानी कि आप जब सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो हर एक पॉइंट पर, अब इन दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट का डायरेक्शन अलग होगा। डायरेक्शन किधर होता है? टेंजेंट के अलोंग। इस सर्कल के हर एक पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर आप अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो इस सर्कुलर पाथ पर जब आप मूव करोगे तब हर एक पॉइंट पर आपको अपने डायरेक्शन को बदलने की जरूरत पड़ती है। यानी हम जिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं
उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने कहा ही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, एक ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तब उसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तब उसकी स्पीड तो हमेशा फिक्स रहेगी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हर वक्त बदलता चला जाएगा। तो स्पीड, तो यहां पर दो चीजें हैं आपको देखने के लिए, एक स्पीड और एक डायरेक्शन। स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं। डायरेक्शन हमारा हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, और स्पीड और डायरेक्शन दोनों को अगर हम मिला दें, स्पीड और डायरेक्शन दोनों को अगर हम मिला दें तो स्पीड विथ डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तब भले ही उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही है, और डायरेक्शन बदलने का मतलब कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, इसके बाद फिर मैं आपको आगे जो बताना चाह रहा हूं उसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तब उस कंडीशन में हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को अपने डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये होगा, ये जो पॉइंट है यहां पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये होगा, ये जो पॉइंट है यहां पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये होना चाहिए, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये होना चाहिए, ये जो पॉइंट है यहां डायरेक्शन ये होना चाहिए, इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो ये, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये। यानी आप नोटिस कीजिए कि जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट होता है तो क्या क्या होता है आप समझिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट होता है तब उस टाइम पर वो एक सर्कल में मूव करता है, सर्कुलर पाथ में, ठीक है। उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट स्पीड। लेकिन क्या होता है, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंजेस एट ईच पॉइंट। हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। और हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसको डायरेक्शन से मतलब है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसका मतलब अगर डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है दैट मींस वेलोसिटी विल चेंज एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। और याद करिए हमने जब एक्सेलरेशन पढ़ा था तो उस एक्सेलरेशन के दौरान हमने ये देखा था कि एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तभी होता है जब वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहां पर तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है यानी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इसीलिए आप लिखेंगे यहां पर कि ऑब्जेक्ट will undergo acceleration। ठीक है, तो अब समझिए इस बात को कि जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। हम समझ रहे हैं, ये भी हम समझ रहे हैं कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये एक पॉइंट है, during uniform circular motion, during uniform circular motion the direction of object changes at every point है, चेंजेस एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। क्लियर है?
सेकेंड पॉइंट लिखिए कि एज द डायरेक्शन चेंजेस, चूंकि एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, so the velocity of object also changes at every point. और जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग एक्सेलरेशन. ठीक है, सो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग एक्सेलरेशन. अब देखिए एक्सेलरेशन भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना बच्चों, तो एक्सेलरेशन की भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए. किस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है. देखिए जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है. उस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पर, और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन अंडरगो कर रहा है. अब ये जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का है, ये एक्सेलरेशन किसी न किसी डायरेक्शन में तो होनी चाहिए ना. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल. At each point. समझ रहे इस बात को. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो सर्कुलर पाथ है कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना, तो इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ होगा. इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है. यहां पर देखेंगे तो भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, और यहां पर देखेंगे तो भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ. हर एक पॉइंट पर आप देखिए ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो किधर मिलेगा आपको, सेंटर की तरफ. क्लियर है बात. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, और इसीलिए इस तरीके के एक्सेलरेशन को, किस तरीके के एक्सेलरेशन को, एक ऐसा एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, इस तरीके के एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं. ठीक है, इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है बच्चों, तो कोई भी ऐसा एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, कोई भी ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, एनी एक्सेलरेशन which is directed towards the center. ठीक है, कोई भी ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग AC सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. A का मतलब एक्सेलरेशन और C का मतलब सेंट्रीपिटल. तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v²/r. इसको आप नोट कर लीजिए, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लीजिए. यहां पर जो v है
यहां पर जो v है वो कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है बच्चों, v जो है वो आपका कांस्टेंट स्पीड है, और r जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। इसको आप नोट कर लीजिए, इस पे हम लोग एक या दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए आपके एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, जरा मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। तो क्वेश्चन कह रहा है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, एन athlete completes 1 round of circular track, ठीक है, of diameter 200 meter, of diameter 200 meter in 40 seconds, ठीक है। एक एथलीट है जो 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर 200 मीटर है उसे 40 सेकंड में कवर कर रहा है। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द डिस्टेंस and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बच्चों। जितना आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे उतना ही ज्यादा आपका न्यूमेरिकल से डर हटेगा। कर लिया बच्चों, वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, यानी एक सर्कुलर ट्रैक आपको दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले एक सर्कुलर ट्रैक बना लेता हूं। इसी सर्कुलर ट्रैक पे मुझे उस एथलीट को दौड़ाना है, और कह रहा है कि एथलीट जो है इस सर्कुलर ट्रैक का जो एक राउंड है, 1 राउंड, वो कितने समय में कंप्लीट करता है, 40 सेकेंड में। और इस सर्कुलर ट्रैक के बारे में कहा गया है कि इसका डायमीटर जो है वो 200 मीटर है। तो अगर इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर 200 मीटर है तो इसका रेडियस कितना होना चाहिए बच्चों, तो हमें पता है कि रेडियस जो डायमीटर का आधा होता है, यानी ये आपका 100 मीटर के बराबर होना चाहिए। तो ये इसका सेंटर है, ये जो डायमीटर है ये 200 मीटर दिया गया है, और जो रेडियस है वो 100 मीटर है, ठीक है। समझिए इस बात को कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 100 मीटर, डायमीटर 200 मीटर है, उसमें एथलीट जब भागता है तो एक राउंड को, इसको नोट कीजिए, एक राउंड को वो 40 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। तो एक राउंड, 1 राउंड इन 40 सेकेंड्स, समझ रहे हैं इस बात को। तो कह रहा है कि what will be the distance and displacement at end of 2 minute 20 second। तो आपसे टाइम दे दिया गया है 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 120 सेकेंड, और उसके अलावा और 20 सेकेंड दिया गया है, यानी आपसे 140 सेकेंड की बात हो रही है। अब इस 140 सेकेंड को, क्योंकि मेरे पास जो रूट है वो है 40 सेकेंड का, तो मैं इसे ना 40 सेकेंड के टर्म्स में लिखता हूं। 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड कितना हो गया, 80 सेकेंड, प्लस 40 सेकेंड कितना हो गया, 120 सेकेंड, प्लस कितना बचा, बाकी 20 सेकेंड बचा, यानी कि 40/2 सेकेंड, है ना। ये देखिए 40 सेकेंड और 40 सेकेंड 80, 120, और ये आधा है, 40 का आधा, ठीक है, 20, यानी 140 सेकेंड। अब देखिए 1 सेकेंड में
1 सेकेंड में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है ना, 1 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर ले रहा है। फिर ये एक और 40 सेकेंड अगर आप देखेंगे, सॉरी 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, फिर अगले 40 सेकेंड में एक राउंड और कंप्लीट कर लेगा, फिर अगले 40 सेकेंड में एक राउंड और कंप्लीट कर लेगा, है ना। और ये बाकी जो 40 का आधा सेकंड, जब 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो इसके आधे समय में हाफ राउंड कंप्लीट करेगा। यानी समझने वाली बात यह है कि 2 मिनट 20 सेकंड में जो टोटल है वो कितने राउंड है, एक राउंड प्लस एक राउंड प्लस एक राउंड प्लस 1/2 राउंड, 1 2 3 और 3.5 मतलब कि 3.5 राउंड ये एथलीट साहब कंप्लीट कर रहे हैं इन 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड में ये कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, 3.5 राउंड। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है एक राउंड में, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। तो बच्चों बताइए एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। भाई डिस्टेंस क्या है, ये जो पाथ है मैंने बताया था, डिस्टेंस जो वो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, और सर्कल का पूरे सर्कल पर आप मूव कर जाए तो कितना पाथ मूव करेंगे, उसके सर्कमफेरेंस के बराबर यानी 2πr के बराबर, और 2πr की वैल्यू 100, स्मॉल r लिख देते हैं, हमने स्मॉल r लिखा है, तो r की जगह 100 पुट करेंगे तो 100 into 2 ये हो जाएगा 200 पाई, होगा ना। तो एक राउंड में अगर 200 पाई तो 3.5 राउंड में कितना होगा एक राउंड में 3.5 राउंड में ये हो जाएगा आपका 200 पाई इंटू 3.5, भाई 3.5 राउंड है तो एक राउंड में इतना है, तो इससे 3.5 टाइम्स ज्यादा राउंड है तो 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 700 पाई, इतना डिस्टेंस कवर होगा 3.5 राउंड में। क्लियर बच्चों, तो डिस्टेंस तो बड़ा बहुत आसानी से निकल कर आ गया। अगला हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे ये बताइए, सपोज करिए कि ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, तो ऑब्जेक्ट जब ए से चलेगा, जब वो पहला राउंड कंप्लीट करता है तो ए से चल के वापस ए पे पहुंच गया, ठीक है, फिर दूसरा राउंड चलता है, दूसरे राउंड पे भी फिर ए से चलकर वापस ए पे पहुंच जाएगा, ठीक है, अभी भी ए पे ही है, फिर तीसरे राउंड में फिर से ए पे चलकर वापस ए पे पहुंच गया, तभी ना एक राउंड कंप्लीट होगा। तो 3 राउंड का मतलब ए से चला, जो ऑब्जेक्ट है वो ए से चला, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, फर्स्ट राउंड, यहां पर साइड में लिखते हैं फर्स्ट राउंड, फिर आपका है सेकेंड राउंड, फिर आपका है थर्ड राउंड, और फिर है हाफ राउंड, है ना बच्चों। तो फर्स्ट राउंड में ऑब्जेक्ट चला ए से वापस ए पे पहुंच गया, फिर अगले राउंड में फिर से ए पे चला और वापस ए पे पहुंच गया, फिर ए पे है, फिर तीसरे राउंड में फिर से ए पे चलेगा और ए पे पहुंच जाएगा। पहला राउंड ए से चला वापस ए पे पहुंच गया, सेकेंड राउंड ए पे चला, ए से चला वापस ए पे पहुंच गया, 2 राउंड, फिर तीसरे राउंड में फिर से वापस ए पे पहुंच गया, 3 राउंड। अब उसके बाद ए पर होने के बाद अब ये आधा राउंड कर रहा है, यानी आधा राउंड यानी ए से सिर्फ बी तक पहुंच पाया। तो यानी कि अगर आप देखें तो यहां पर ये ए से बी जा रहा है, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट ने कहां से शुरुआत की थी, ए पॉइंट से, और पहुंचा कहां, बी पे। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट आपका किसके बराबर हो जाएगा, जो इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, इनिशियल पोजीशन आपका ए है, और जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है आपका, वो बी है ना, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में आप देखिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, डायमीटर है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, डायमीटर के बराबर। और ये डायमीटर हमारा कितना है बता दीजिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायमीटर हमारा 200 मीटर के बराबर है। तो जितना डायमीटर है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है,
डिस्प्लेसमेंट हमारा 200 मीटर हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट? आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो गया यहां पर। अब अगले लेक्चर में हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन को। तो अगर आपको सारे लेक्चर्स अगर पसंद आया, आपको समझ आया सारा कुछ, तो प्लीज इस लेक्चर को भी हर लेक्चर की तरह लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें जब हम वीडियो अपलोड करें। और प्लीज इसे शेयर भी करें सब में, बाकी बच्चों में, अपने नेबर्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने जान पहचान वालों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को देख सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को, इंस्टीट्यूट में क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो ब्रांचेस हैं वो मयूर विहार फेज 1 दिल्ली और आईटी एक्सटेंशन मधु विहार दिल्ली में प्रेजेंट है। हम 9th 10th को मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं और 11th और 12th को हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो पढ़ाते हैं। तो आप खुद भी डिटेल में पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। और आप प्लीज बाकी लोगों को भी रेकमेंड करिएगा ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आप और बाकी सब चीजों को सीख सके। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही था, ये बहुत कुछ पढ़ा हमने। अब आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो खुद से करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके। अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, एंजॉय एंड स्टडी हार्ड। बाय।